नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। नागर विमानन मंत्रालय ने राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 जारी की। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने फसाई का चौथा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया। सरकार ने सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली का एकल नोडल एजेंसी डैशबोर्ड लॉन्च किया। चुनाव आयोग प्रवासी मतदाताओं के लिए दूरस्थ मतदान की संभावनाओं के लिए एक प्रायोगिक परियोजना पर विचार कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा, भारत परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में शामिल होने का प्रयास कर रहा है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्ति के नियमों में संशोधन किए गए। अब सेवानिवृत्त और 3 स्टार अधिकारी भी इस पद के लिए पात्र हुए। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। नागर विमानन मंत्रालय ने राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 जारी की है। राष्ट्रीय वायु खेल नीति का लक्ष्य देश में हवाई खेलों के लिए सुरक्षित, वहनीय और संधारणीय परिवेश प्रदान करना है। इसका विजन वर्ष 2030 तक भारत को हवाई खेलों में शीर्ष पर रहे देशों में शामिल करना है। इस नीति के तहत 11 हवाई खेलों को बढ़ावा दिया जाएगा, जिनमें शामिल है एरोबेटिक्स, एरो मॉडलिंग और रॉकेटरी, बैलूनिंग, पैराशूटिंग, पैराग्लाइडिंग और पैरामोटरिंग। राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 के उद्देश्यों की बात करें तो इसके तहत हवाई खेलों में अवसंरचना, उपकरण संचालन, रखरखाव और प्रशिक्षण सहित सुरक्षा के लिए भी बेहतर अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं को अपनाया जाएगा। वैश्विक हवाई खेल आयोजनों में भारतीय खिलाड़ियों की भागीदारी और सफलता को बढ़ाया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत अभियान के अनुरूप भारत में हवाई खेल उपकरणों के डिजाइन, विकास और निर्माण को बढ़ावा दिया जाएगा। एनएएसपी की शासी संरचनाओं की बात करें तो ये राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 11 अलग अलग हवाई खेलों को शामिल करती है। ये एक 4 स्तरीय शासी संरचना का प्रावधान करती है। एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया इसका शीर्ष शासी निकाय होगा। एएफसीआई नागर विमानन मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय होगा। एएफसीआई फेडरेशन एरोनॉटिक इंटरनेशनल और हवाई खेलों से संबंधित अन्य वैश्विक प्लेटफॉर्म में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। फेडरेशन एरोनॉटिक्स इंटरनेशनल यानी एफएआई का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लुसाने में स्थित है। एफएआई हवाई खेलों के लिए वैश्विक स्तर का शासी निकाय है। एएसएफआई के तहत भारतीय पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन, भारतीय स्काई डाइविंग एसोसिएशन, भारतीय एरो मॉडलिंग एसोसिएशन और अन्य हवाई खेलों के एसोसिएशन शामिल होंगे। क्षेत्रवार देखें तो दक्षिण में इसमें तमिलनाडु स्काई डाइविंग एसोसिएशन, पश्चिम में महाराष्ट्र स्काई डाइविंग एसोसिएशन, पूर्वोत्तर क्षेत्र स्काई डाइविंग एसोसिएशन और अन्य क्षेत्र या राज्य या केंद्र शासित प्रदेश स्काई डाइविंग एसोसिएशन इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा स्काई डाइविंग मुंबई, स्काई डाइविंग पुणे, स्काई डाइविंग नागपुर और अन्य शहरों के स्काई डाइविंग एसोसिएशन इसमें सदस्य होंगे। अगली खबर खाद्य एवं पोषण संबंधी है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने फसाई का चौथा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया है। मंत्रालय ने भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया। ये सूचकांक विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर जारी किया गया है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2022 की थीम थी सुरक्षित खाद्य, बेहतर स्वास्थ्य। ये सूचकांक एक गतिशील, मात्रात्मक और गुणात्मक मानक मॉडल है। ये सभी राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा के मूल्यांकन के लिए एक वस्तुपरक ढांचा प्रदान करता है। खाद्य सुरक्षा के 5 मानदंड हैं: मानव संसाधन और संस्थागत डेटा, अनुपालन, खाद्य परीक्षण केंद्र, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण तथा उपभोक्ता सशक्तिकरण। सूचकांक के मुख्य निष्कर्षों के मुताबिक तमिलनाडु को सूचकांक में सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है। उसके बाद गुजरात और महाराष्ट्र का स्थान है। छोटे राज्यों में गोवा पहले स्थान पर है और उसके बाद मणिपुर और सिक्किम का स्थान है। संघ राज्य क्षेत्रों की बात करें तो इसमें जम्मू और कश्मीर सर्वोच्च स्थान पर है। इसके बाद दिल्ली एवं चंडीगढ़ का स्थान है। अब तक भारत में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए अन्य कदम हैं ईट राइट इंडिया मूवमेंट। ये मूवमेंट देश में एक ऐसी नई खाद्य संस्कृति की शुरुआत करने पर केंद्रित है जो उपभोग के लिए सुरक्षित और स्वस्थ दोनों हो। डाइट फॉर लाइफ ये लोगों को चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म संबंधी विकारों के बारे में समझने में मदद करता है। अन्य कदम है ब्लिसफुल हाइजीनिक ऑफरिंग टू गॉड यानी भोग। ये अभियान उपासना स्थलों को खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता को अपनाने तथा इसे बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसके अलावा हार्ट अटैक रिवाइंड
ये अपनी तरह का मास मीडिया अभियान है। ये भारत में ट्रांस वसा के उपयोग को समाप्त करने के फसाई के वैश्विक लक्ष्य का समर्थन करेगा। फसाई केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत एक स्वास्थ्य निकाय है। ये खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत स्थापित किया गया है। ये कानून भारत में खाद्य सुरक्षा और विनियमन से संबंधित एक समेकित कानून है। अगली खबर वित्त क्षेत्र से। सरकार ने सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली का एक नोडल एजेंसी डैशबोर्ड लॉन्च किया। वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली का एकल नोडल एजेंसी डैशबोर्ड लॉन्च कर दिया है। इसका उद्देश्य सार्वजनिक वित्त में प्रौद्योगिकी के प्रभावी लाभ को सुनिश्चित करना है। ये पहल सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली सुधार का एक हिस्सा है। इसे वर्ष 2021 में शुरू किया गया था। इसे ये विश्लेषण करने के लिए शुरू किया गया था कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए धन कैसे जारी और वितरित किया जाता है और इसकी निगरानी कैसे की जाती है। एकल नोडल एजेंसी मॉडल के बारे में बात करें तो SNA मॉडल के लिए राज्यों को प्रत्येक केंद्र प्रायोजित योजना के लिए एक SNA अधिसूचित करने की जरूरत होती है। ये एकल नोडल एजेंसी एक वाणिज्यिक बैंक में एक विशेष बैंक खाता खोलेगा। इसी खाते में विशेष केंद्र प्रायोजित योजना को लागू करने से संबंधित सभी लेन देन संपन्न किए जाएंगे। अब एकल नोडल एजेंसी डैशबोर्ड को एक प्रणाली के रूप में लॉन्च किया गया है। ये केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए राज्यों को धन के हस्तांतरण की निगरानी करेगा। साथ ही केंद्रीय एजेंसियों द्वारा धन के उपयोग की निगरानी भी करेगी। ये प्रणाली ब्याज व्यय में कटौती करने में मदद करेगी, क्योंकि निधि उस स्तर पर जारी की जाएगी जहां पर इसकी जरूरत होगी। केंद्र प्रायोजित योजना के लिए खर्च नहीं की गई शेष राशि पर डेटा उपलब्ध कराने से राज्य सरकार के विभाग जारी की गई निधि के लिए अपने प्रस्ताव को युक्तिसंगत बना सकते हैं। और अब आपको बताते हैं कि ये केंद्र प्रायोजित योजना क्या होती हैं। ये ऐसी योजनाएं होती हैं जिनकी प्रायोजक केंद्र सरकार होती है, जबकि इनका क्रियान्वयन राज्य सरकार करती है। ऐसी योजनाओं के लिए दोनों सरकारों यानी केंद्र और राज्य के लिए निधि की एक परिभाषित शेयरधारिता होती है। उदाहरण के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। बजट 2022 में सभी मंत्रालयों की 130 केंद्र प्रायोजित योजनाओं का 65 योजनाओं में पुनरुत्थान किया गया है। PFMS एक वेब आधारित ऑनलाइन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। इसे लेखा महानियंत्रक कार्यालय ने विकसित और कार्यान्वित किया है। ये सरकार को एक उत्तम सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली की सुविधा प्रदान करने पर लक्षित है। अगली खबर निर्वाचन आयोग से संबंधित है। चुनाव आयोग प्रवासी मतदाताओं के लिए दूरस्थ मतदान की संभावनाओं के लिए एक प्रायोगिक परियोजना पर विचार कर रहा है। चुनाव आयोग ने कहा है कि प्रवासी मतदाताओं से संबंधित मुद्दों की जांच के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा। ये समिति सभी हितधारकों के साथ परामर्श करने के बाद दूरस्थ मतदान की संभावनाएं भी तलाशेगी। दूरस्थ मतदान एक ऐसी प्रणाली है जो मतदाताओं को उनके पंजीकृत निर्वाचन क्षेत्रों में निर्धारित मतदान केंद्रों के अलावा अन्य स्थानों से मतदान करने की अनुमति देती है। अन्य स्थान देश के भीतर हो सकते हैं या विदेशों में भी हो सकते हैं। भारत में लगभग 40 करोड़ आंतरिक प्रवासी हैं। इनमें लगभग 12 करोड़ चक्रीय प्रकृति के प्रवासी श्रमिक हैं। आंतरिक प्रवासी कामगार अपने नियोजन स्थल पर मतदाता के रूप में नाम दर्ज नहीं कराते हैं और इसका कारण ये है कि उनके लिए इस संदर्भ में अपने निवास का प्रमाण देना कठिन होता है। प्रवासियों के लिए मतदान के वर्तमान और प्रस्तावित साधनों की बात करें तो वर्तमान में डाक मतपत्र यानी पोस्टल बैलेट्स अपने मतदान क्षेत्रों से बाहर रह रहे व्यक्तियों के लिए मतदान करने का एकमात्र तरीका है। लेकिन ये सुविधा कुछ सेवा मतदाताओं के लिए उपलब्ध है, जैसे कि सैन्य कार्मिकों के लिए। एक देश एक मतदाता एक पहचान पत्र यानी वन नेशन वन वोटर ID ये बैलेट पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए एक प्रस्तावित समाधान है। ये उन लोगों की मदद करेगा जो अपने मताधिकारों का प्रयोग करने में असमर्थ हैं, जैसे अनिवासी भारतीय प्रवासी आदि। इसके अलावा आधार से जुड़ी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली। ये मॉडल मतदाताओं को देश के किसी भी हिस्से से वोट डालने में सक्षम बनाएगा। अब चक्रीय प्रवासन की बात करें तो इसका मतलब है रोजगार के लिए अस्थायी स्थान परिवर्तन से। इसमें कामगार रोजगार के लिए किसी अन्य स्थान को प्रवास करता है और फिर अपने मूल निवास स्थान पर वापस आ जाता है। अगली खबर परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह से संबंधित है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारत परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में शामिल होने का प्रयास कर रहा है। परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह की स्थापना वास्तव में वर्ष 1974 में भारत द्वारा परमाणु परीक्षण की प्रतिक्रिया में की गई थी। इसका मुख्य कार्य परमाणु उपकरणों के निर्यात पर अंकुश लगाकर परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना है। ये 4 बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाओं यानी MECR में से एक है। भारत अन्य 3 व्यवस्थाओं का सदस्य है। NSG परमाणु आपूर्तिकर्ता देशों का एक समूह है। वर्तमान में इसमें 48 प्रतिभागी सरकारें हैं। भारत NSG का सदस्य नहीं है।
NSG की सदस्यता से अत्याधुनिक परमाणु प्रौद्योगिकी तक अधिक पहुंच प्राप्त होगी। साथ ही ऊर्जा के लिए जीवाश्म ईंधन के उपयोग में कमी सुनिश्चित की जा सकेगी। बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्था यानी MECR के अन्य समूहों की बात करें तो इसमें शामिल है ऑस्ट्रेलिया समूह। ये सदस्य देशों का एक अनौपचारिक संघ है। इसका उद्देश्य रासायनिक और जैविक हथियारों के प्रसार के जोखिम को कम करना है। दूसरा समूह है MTCR यानी मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था। ये उन देशों के बीच एक अनौपचारिक राजनीतिक समझ है जो मिसाइलों और मिसाइल प्रौद्योगिकी के प्रसार को सीमित करना चाहते हैं। इसका गठन वर्ष 1987 में G7 देशों ने किया था। ये कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। और तीसरा समूह है वासेनर व्यवस्था। इसकी स्थापना वर्ष 1996 में हुई थी। ये एक स्वैच्छिक और कानूनी रूप से गैर बाध्यकारी निर्यात नियंत्रण व्यवस्था है। इसमें 42 सदस्य हैं। NSG के सभी प्रतिभागियों के विपरीत भारत परमाणु हथियार अप्रसार संधि यानी NPT का पक्षकार नहीं है, क्योंकि भारत इस संधि को भेदभावपूर्ण मानता है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्ति के नियमों में संशोधन किए गए। अब सेवानिवृत्त और 3 स्टार अधिकारी भी इस पद के लिए पात्र हो गए हैं। रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों के सेवा नियमों में कई संशोधन किए हैं। अब 62 वर्ष से कम आयु के सभी सेवारत और हाल ही में सेवानिवृत्त 3 स्टार अधिकारियों को CDS के पद के लिए योग्य माना गया है, यानी कि लेफ्टिनेंट जनरल, एयर मार्शल और वाइस एडमिरल भी इस पद पर नियुक्त हो सकते हैं। सरकार CDS की सेवा को उतनी अवधि के लिए भी बढ़ा सकती है जितनी वो आवश्यक समझे। हालांकि इस पद के लिए अधिकतम आयु 65 वर्ष ही होगी। चीफ ऑफ डिफेंस पद का सृजन एक महत्वपूर्ण सैन्य सुधार है। ये सशस्त्र बलों का सर्वोच्च पदस्थ अधिकारी है। CDS सशस्त्र बलों के मामले में सरकार का एकल बिंदु सलाहकार होता है। वो चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का स्थायी अध्यक्ष होता है। वो सशस्त्र सेवाओं के बीच बेहतर तालमेल के लिए कार्य करता है। वो संसाधन के सर्वोत्तम उपयोग को सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। राजनीतिक प्रतिनिधियों के लिए एकल बिंदु पेशेवर सैन्य सलाह की आवश्यकता को सबसे पहले कारगिल समीक्षा समिति ने रेखांकित किया था। इस समिति के अध्यक्ष के सुब्रमण्यम थे। इसके बाद नरेश चंद्र टास्क फोर्स 2012 और DB शेकटकर समिति 2016 ने भी एकल कमान संरचना की सिफारिश की थी। वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा संबंधी समिति ने CDS पद के सृजन को मंजूरी दी थी। ये पद 1 जनवरी 2020 को गठित किया गया था। जनरल बिपिन रावत पहले CDS के तौर पर नियुक्त किए गए थे। ये पद पिछले वर्ष उनके निधन के बाद से रिक्त है। और आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की, और इसमें सबसे पहले चर्चा करते हैं ब्रिक्स की। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री ने चीन की अध्यक्षता में वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की दूसरी ब्रिक्स बैठक में भाग लिया। ब्रिक्स देशों में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों ने वित्तीय एवं सीमा शुल्क सहयोग तथा आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था को गहन करने पर चर्चा की है। आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था को वर्ष 2016 में स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना का प्रमुख उद्देश्य करेंसी स्वैप के माध्यम से सदस्यों को अल्पकालिक तरलता सहायता प्रदान करना है। इससे भुगतान संतुलन संकट की स्थिति से निपटने और वित्तीय स्थिरता को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। अगली खबर है AIMI लीप यानी अटल नवाचार मिशन, उद्यमी दक्षता और लाभप्रदता के लिए अभिनव नेतृत्व। नीति आयोग के अटल नवाचार मिशन ने ऑडियो तकनीक में नवाचार पर AIMI लीप कार्यक्रम के 5वें संस्करण का समापन किया है। AIM को वर्ष 2016 में शुरू किया गया था। ये देश में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की प्रमुख पहल है। AIMI लीप अटल नवाचार मिशन की एक पहल है। इसे स्टार्टअप रिव्यू यानी कि एक प्रमुख स्टार्टअप एक्सीलरेटर और ऑपरेटर के साथ साझेदारी में आरंभ किया गया है। ये पहल एंटरप्राइज और इन्वेस्टर डेमो डेज की एक श्रृंखला के माध्यम से उद्योग, बाजारों और निवेशकों को तकनीकी स्टार्टअप्स तक बहुत आवश्यक पहुंच प्रदान करती है। हिमाचल प्रदेश ड्रोन नीति 2022। हिमाचल प्रदेश ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इसमें गवर्नेंस एंड रिफॉर्म यूजिंग ड्रोन्स यानी गरुड़ की नींव पर निर्मित एक समग्र ड्रोन इकोसिस्टम बनाने की परिकल्पना की गई है। भारत में अगस्त 2021 और फरवरी 2022 के बीच ड्रोन या मानव रहित विमान स्टार्टअप्स की संख्या में 34.4% की वृद्धि देखी गई है। केंद्रीय बजट 2022 ने भारतीय ड्रोन उद्योग को बढ़ावा देने का प्रयास किया है। इसके लिए बजट में ड्रोन उद्योग के लिए 120 करोड़ रुपए की उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना का प्रावधान किया गया है। इसका लक्ष्य ड्रोन के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना और आयातित ड्रोन पर प्रतिबंध लगाना है।
और आइए बात करते हैं सुर्खियों में रही शब्दावली के बारे में। ग्रीन जॉब्स। ग्रीन जॉब्स पृथ्वी पर प्रत्यक्ष सकारात्मक प्रभाव पैदा करने वाली नौकरियों के एक वर्ग को दर्शाती है। ये समग्र पर्यावरणीय कल्याण में योगदान करती हैं। ग्रीन जॉब्स का उद्देश्य आर्थिक क्षेत्रों पर नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभावों को कम करना है, साथ ही कम कार्बन आधारित अर्थव्यवस्था बनाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है। उदाहरण के लिए नवीकरणीय ऊर्जा संबंधित रोजगार और अपशिष्ट प्रबंधन आदि में रोजगार सृजित करना। कार्बन बॉम्ब्स। कार्बन बॉम्ब्स कोयला, तेल और गैस की ऐसी परियोजनाएं हैं जो अपने जीवन काल में कम से कम 1 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करती हैं और इस तरह ये ग्लोबल वार्मिंग में महत्वपूर्ण योगदान देने की क्षमता रखती हैं। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में 18.9 EPI के स्कोर के साथ भारत 180वें स्थान पर है। EPI का प्रकाशन द्विवार्षिक रूप से किया जाता है। इसे वर्ष 2002 में पर्यावरण संधारणीयता सूचकांक के रूप में आरंभ किया गया था। इसे विश्व आर्थिक मंच ने येल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क के सहयोग से तैयार किया है। EPI जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन और पारिस्थितिकी तंत्र की जीवंतता के आधार पर 180 देशों को रैंकिंग प्रदान करता है। एकीकृत बाघ पर्यावास संरक्षण कार्यक्रम। जर्मन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और ITHCP ने एशियाई देशों में बाघ संरक्षण के लिए कुल 47.5 मिलियन यूरो का योगदान दिया है। ITHCP को वर्ष 2014 में शुरू किया गया था। इसे टाइगर प्रोग्राम भी कहा जाता है। ये अनुदान प्रदान करने वाली एक पहल है। ये ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम यानी GTRP में भी योगदान दे रहा है। इस रिकवरी प्रोग्राम का उद्देश्य वर्ष 2022 तक बाघों की संख्या को दोगुना करना है। GTRP में बांग्लादेश, भूटान, भारत, इंडोनेशिया, नेपाल और म्यांमार के बाघ संरक्षण क्षेत्रों में 12 बड़े पैमाने की परियोजनाएं शामिल हैं। अगला टॉपिक है भूस्थानिक स्वप्रमाणन पोर्टल। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने भारत के लिए भूस्थानिक डेटा तथा मानचित्रों के लिए स्वप्रमाणन पोर्टल लॉन्च किया है। इसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के सहयोग से विकसित किया गया है। वर्ष 2021 में सरकार ने मानचित्र सहित भूस्थानिक डेटा और भूस्थानिक डेटा सेवाओं के अधिग्रहण एवं उत्पादन के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए थे। इस तरह भूस्थानिक डेटा को उदार बनाया था। इसने भूस्थानिक डेटा और मानचित्रों के एकत्रण, भंडारण, प्रकाशन और डिजिटलीकरण के लिए पूर्व अनुमोदन, सुरक्षा मंजूरी और अन्य प्रतिबंधों की प्रक्रिया को हटाकर स्वप्रमाणन की व्यवस्था की है। आर्टेमिस अकॉर्ड्स। फ्रांस अमेरिका के नेतृत्व वाले उन बहुपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार है जिन्हें आर्टेमिस अकॉर्ड्स कहा जाता है। इन समझौतों का उद्देश्य अमेरिकी सहयोगियों और निजी कंपनियों की मदद से वर्ष 2025 तक मनुष्यों को चंद्रमा की सतह पर वापस लाना है। समझौतों का ये सेट वर्ष 1967 की बाह्य अंतरिक्ष संधि के व्यापक सिद्धांतों के आधार पर बनाया गया है। इसमें अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किए गए सिद्धांतों की एक श्रृंखला शामिल है। इसमें चंद्रमा पर भावी मानव केंद्रों के आसपास सुरक्षा जोन की स्थापना से लेकर अन्य देशों के साथ वैज्ञानिक डेटा साझा किया जाएगा। यूनाइटेड किंगडम, जापान और कनाडा ने इन समझौतों पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। अब फ्रांस इसके हस्ताक्षरकर्ता के रूप में 7वां यूरोपीय राज्य बनने जा रहा है। ग्रैंड चैलेंजेस इंडिया। जैव प्रौद्योगिकी विभाग और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने ग्रैंड चैलेंजेस इंडिया के लिए समझौता ज्ञापन का नवीनीकरण किया है। इसे वर्ष 2012 में मूल रूप से अपनाया गया था। ग्रैंड चैलेंजेस इंडिया DBT, बायोटेक्नोलॉजीज इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के लिए एक साझेदारी फ्रेमवर्क है। इसका उद्देश्य भारत में स्वास्थ्य में सुधार के लिए किफायती और टिकाऊ समाधान विकसित करने के लिए नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देना है। राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान NTRI। गृह मंत्री ने नई दिल्ली में NTRI का उद्घाटन किया है। ये राष्ट्रीय स्तर का एक प्रमुख संस्थान होगा। ये शैक्षणिक, कार्यकारी और विधायी क्षेत्रों में जनजातीय चिंताओं, मुद्दों और मामलों पर केंद्रीय तंत्र के रूप में कार्य करेगा। NTRI जनजातीय कार्य मंत्रालय और राज्य कल्याण विभागों को डिजाइन, अध्ययनों और कार्यक्रमों की नीतिगत जानकारी उपलब्ध कराएगा। इससे एक ही स्थान पर समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन होगा। ये अन्य संस्थानों के साथ सहयोग और नेटवर्क का सृजन करेगा। साथ ही जनजातीय अनुसंधान संस्थानों, उत्कृष्टता केंद्रों आदि की परियोजनाओं की निगरानी भी करेगा। कोलकाता।
हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने रॉबर्ट क्लाइव हाउस के बाहर लगभग 2000 वर्ष पुराने टीले का उत्खनन किया है। रॉबर्ट क्लाइव ने तत्कालीन कलकत्ता, जो कि वर्तमान में कोलकाता है, उस पर नियंत्रण स्थापित किया था और 1757 में प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की कमान संभाली थी। एक अन्य ब्रिटिश प्रशासक जॉब चार्नॉक को कलकत्ता के निर्माता के रूप में जाना जाता है। उसने 1690 में 3 गांव सूतानाती, गोविंदपुर और कालीकाता को मिलाकर कलकत्ता शहर की स्थापना की थी। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और चेहरा साफ रखिए, क्योंकि कोरोना अभी पूरी तरह से गया नहीं है, इसलिए विशेष एहतियात बरतिए। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और इसी अपील के साथ विजन IAS की पूरी टीम आपसे इजाजत लेती है। नमस्कार, थैंक्स फॉर लिसनिंग।